friends, welcome back to our channel. So today we are going to study the topic how to write pathophysiology and pathogenesis of any disease in our nursing exams. तो फ्रेंड्स आज अपन पढ़ेंगे कि किसी भी बीमारी की अगर अपन को एग्जाम से पैथोफिजियोलॉजी पूछे, पैथोजेनेसिस पूछे, मतलब कि कोई बीमारी है वो उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उसके बारे में लिखना है, उस बीमारी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फ्रेंड्स किसी भी आप कोई भी डिसऑर्डर कोई भी डिजीज़ पूछे आपको एग्जाम्स के अंदर, आप ये सेम पैथोफिजियोलॉजी सभी डिसऑर्डर्स के अंदर लिख सकते हैं। एग्जाम्स के अंदर आपको अगर पर्टिकुलर पैथोफिजियोलॉजी याद है उस डिसऑर्डर की तो वही लिखना है सबसे बेस्ट। अगर आपको याद नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, एक सेम पैथोफिजियोलॉजी सभी डिसऑर्डर्स के लिए जो कि आप ट्राई कर सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू एनी ईटियोलॉजिकल फैक्टर लाइक एलर्जी, ड्रग, etc। सबसे पहले क्या हुई, कोई भी बीमारी है वो किसी भी कोज की वजह से हुई तो अपन ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से लिख दिया। ठीक है, कोई भी एलर्जी हो सकता है, ड्रग हो सकता है, या किसी भी पर्टिकुलर कोज की वजह से कोई बीमारी हुई है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स एंटर्स इनटू द बॉडी एज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देन फ्रेंड्स क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन है वो अपनी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, अपने शरीर के अंदर जाएगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से जा सकता है। डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली अपन जो वायरस बैक्टीरिया है वो अपने डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आएंगे अपन उसके, तो डायरेक्टली एंटर कर जाएगा अपने बॉडी के अंदर। ओके, और इनडायरेक्टली मतलब, इनडायरेक्टली का मतलब यह है कि कोई डिजीज़ कोजिंग पैथोजन है वो इनडायरेक्टली अपनी बॉडी में एंटर करेगा। जैसे कि किसी इंसान को कोई पर्टिकुलर वायरल या बैक्टीरियल डिजीज़ है तो वो किसी पेशेंट के जो जो पर्टिकुलर बीमारी उस पेशेंट को है ना, जब वो पेशेंट अपना स्टूल पास आउट करने जाएगा, बाहर डिफिकेशन करने जाएगा, तो उसके सपोज करो उसके स्टूल पे कोई मक्खी है वो बैठ रही है, फिर वो मक्खी जाके किसी ठेले वाले के पास, आप बर्गर खाते हो, आप पानी पतासे ये सब खाते हो, उस पे उसके मसाले पे जाके बैठ रही है, तो मक्खी उस स्टूल से उस बैक्टीरिया को या उस पैथोजन को लेके वहाँ पे उस मसाले पे लेके आ जाएगी। फिर आप उसके पास खाने जाओगे, आपने वो चीज़ खाने की चीज़ खाई और उसके ऊपर वो पैथोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो आपकी बॉडी के अंदर में एंटर कर जाएगा उस चीज़ को खाने के हिसाब से। जैसे कि टाइफाइड फीवर में होता है, टाइफाइड फीवर किसी पेशेंट को है तो स्प्रेड कैसे होगी, कोई पेशेंट स्टूल करने गया, फिर जो उसके ऊपर मक्खी बैठी, फिर जो बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी वो आपकी बॉडी के अंदर इनडायरेक्टली एंटर कर जाता है तो आपको भी टाइफाइड फीवर हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, समझ गए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन एंटर किया बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर दिया, उसके बाद क्या होगा, इट इन रेस्पॉन्ड ऑफ दिस एंटीजन, जो ये एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर गया है इसके रेस्पॉन्ड में अपनी बॉडी क्या करेगी, और एंटीबॉडीज स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जो अपनी बॉडी की एंटीबॉडीज़ है वो स्टार्ट कर देगी इम्यूनोग्लोबुलिन्स को प्रोड्यूस करना, किसके रेस्पॉन्ड में, जो एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर गया है इसके रेस्पॉन्ड में अपने शरीर की एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जैसे कि IgE हो सकता है, IgO हो सकता है, IgD हो सकता है, IgE हो सकता है, कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गया वो जो पर्टिकुलर एंटीजन के हिसाब से अपने बॉडी प्रोड्यूस करेगी। देन क्या होगा, इट लीड्स टू द फाइटिंग बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। सो इसकी वजह से क्या होगा, जो एंटीजन है और एंटीबॉडी उन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। फिर दिस विल अफेक्ट द बॉडी सेल एंड लीड्स टू इन्फ्लामेटरी कंडीशन। फिर इन दोनों के अंदर लड़ाई होगी, उसकी वजह से क्या होगा, जो बॉडी की सेल्स है वो इफेक्ट होगी। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन की डिजीज से कोई भी डिजीज़ हो पर्टिकुलर ऑर्गन में हो रही है तो उस ऑर्गन की सेल्स अफेक्ट होगी, फिर जिससे कि क्या होगा, इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो जाएगी, कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाएगा, कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगा, जिससे इन्फ्लामेशन अकर्स, इन्फेक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर डिजीज़, उस पर्टिकुलर डिजीज़ से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन वो हो जाएगा अपन को। देन इट रिजल्ट्स इन डिजीज स्पेसिफिक, इट रिजल्ट्स इन, अपन को फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे जो डिजीज़ है, तो आपने डिजीज़ के अंदर आपने सिम्टम्स लिखे थे ना, साइन एंड सिम्टम्स, उस वहाँ से साइन एंड सिम्टम्स आपको उठाना है कि जो एकदम स्पेसिफिक हो, मतलब इस बीमारी के हिसाब से कोई भी आप पर्टिकुलर बीमारी लिख रहे हो उसकी पैथोफिजियो लिख रहे हो तो उस बीमारी की जो स्पेसिफिक सिम्टम्स है कि इस बीमारी के अंदर ये सिम्टम्स होते हैं
तो वो सिम्टम्स आपको यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है, इट रिजल्ट्स इन ये तो सेम रखना है, बाकी यहाँ पे वो सिम्टम्स के नाम लिख देना है। जैसे कि सिम्टम्स हो गया ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी चीज़ का, पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, डिस्निया हो गया, एनोरेक्सिया, स्वेटिंग टिश्यू, स्पेसिफिक सिम्टम्स लिख देना उस बीमारी के हिसाब से। तो ये सेम रखना है, इट रिजल्ट्स इन, फिर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्निया, जो भी आप लिखना चाहो उस बीमारी के हिसाब से वो लिख देना। ओके, देन इट फर्दर रिजल्ट्स इन द डिजीज़ कंडीशन। फिर इन सब की वजह से क्या होगा, सिम्टम्स आ गए, फिर वो फर्दर डिजीज़ कंडीशन कोज करेगा, डिजीज़ कंडीशन होगी। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट आप लास्ट में लिख सकते हो जो डिजीज़ हुई है, जिस डिजीज़ का आप पैथोफिजियोलॉजी लिख रहे हो, पैथोजेनेसिस लिख रहे हो, उस डिजीज़ का नाम, फिर अकर्स। ओके, जैसे एम्फाइमा के लिख रहे हो तो एम्फाइमा अकर्स, COPD अकर्स, कोई भी पर्टिकुलर बीमारी, स्ट्रोक अकर्स। ओके फ्रेंड्स, ऑलराइट, सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सपोर्ट मी, कीप सपोर्टिंग, कीप स्माइलिंग। फ्रेंड्स मैं यहाँ एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको एग्ज़ाम्स के अंदर किसी भी डिसऑर्डर के बारे में पूछे, आपको बड़ा क्वेश्चन आ गया 16 नंबर का आ गया कि किसी भी डिजीज़ को एक्सप्लेन करो, डिसऑर्डर को एक्सप्लेन करो, तो आपको किस तरीके से, किस वे में आपको एग्ज़ाम्स के अंदर लिखना है वो बता देता हूँ आपको मैं। सबसे पहले आपको उस डिसऑर्डर की, उस बीमारी की डेफिनेशन लिखनी है, उस बीमारी का पता होना चाहिए आपको, उसकी डेफिनेशन। फिर उसके बाद उस बीमारी की इटियोलॉजी लिखनी है, मतलब कॉजेज़ लिखने हैं। फिर उसकी पैथोफिजियोलॉजी, पैथोजेनेसिस लिखनी है। फिर उस बीमारी से रिलेटेड अगर आपको उसके रिस्क फैक्टर्स पता है तो रिस्क फैक्टर्स लिखने हैं। फिर उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस लिखने हैं, मतलब साइन एंड सिम्टम्स लिखने हैं उस बीमारी के। फिर उसके बाद उस बीमारी से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस लिख दीजिएगा, 2-3 कॉम्प्लिकेशन हेडिंग लगा कॉम्प्लिकेशन लिख दीजिएगा। फिर कॉम्प्लिकेशंस के बाद आपको इन्वेस्टिगेशन लिखना है, जो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है, मतलब कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे अपन, एक्सरे, ECG, VCG, वो भी जो भी है, ब्लड एग्जामिनेशन, वो सब लिख देंगे। फिर आपको लास्टली मैनेजमेंट लिखना है। मैनेजमेंट में आप किस वे में लिखेंगे, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो सबसे पहले मेन हेडिंग लगाएंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट दोनों लिखने हैं। उसके बाद फिर मेन हेडिंग लगानी है सर्जिकल मैनेजमेंट, फिर सर्जिकल मैनेजमेंट लिखना है, 1-2 सर्जरीज के बारे में लिख दीजिएगा। फिर आपको मेन हेडिंग लगानी है नर्सिंग मैनेजमेंट। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आप पॉइंट टू पॉइंट जो भी आपको आता है वो सब लिख दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।